हाँ जी, राम राम सा, राधे राधे। सभी का BL सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कैसे हो भाई सभी लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कमेंट करके थोड़ा सा बताना भाई, आपका तैयारी कैसे चल रही है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे। मानता हूँ, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपके सामने बहुत कम समय बचा है, तो इस समय का अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो और अच्छी चीज़ें पढ़ रहे हो, फालतू का कचरा आप नहीं पढ़ रहे हो। इसी श्रृंखला में आप लोगों की भारी डिमांड के चलते मैंने कंप्यूटर का पार्ट आपको करवाया था, उसमें पीछे 4 क्लासें थी। आज अपना MS एक्सेल रहने वाला है। पावर पॉइंट थोड़ा सा यदि होगा तो मैं करवा दूंगा, और एक ईमेल का पार्ट अपना बचा है वो इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यानी आज की क्लास कंप्यूटर की लास्ट क्लास रहने वाली है। कंप्यूटर को आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन मैंने आपको आधे घंटे के 5 वीडियो 4 क्लास से पीछे हो चुकी है। ये अपनी 5वीं क्लास है, जिन्होंने नहीं देखी है वो देख ले। 5 क्वेश्चन आपके पक्के इन क्लासों से मिल जाएंगे। ये 5वीं क्लास MS एक्सेल, पावर पॉइंट और ईमेल की रहने वाली, जो लास्ट क्लास होगी। पावर पॉइंट ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा है, जिसमें काम की बातें मैं बता दूंगा। ठीक है, एक्सेल को थोड़ा सा अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं, वीडियो को शेयर करके, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको जो भी अच्छा कंटेंट है वह मिल जाए। अब 5 क्वेश्चन के लिए ऐसा तो है नहीं अपन 15-20 क्लासें पढ़े। 5 क्वेश्चन के लिए एक अच्छा टीचर वही होता है जो कम मैटर में आपको 5 क्वेश्चन मिलाए। और मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आपको 5 क्वेश्चन इन 5 क्लास से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की अपने ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए MS एक्सेल को शुरू करते हैं कि MS एक्सेल क्या सिस्टम है। अच्छे से समझ आई होगी, 5 क्लासें आपको, 4 क्लास से पीछे, ये 5वीं लास्ट का। MS एक्सेल क्या है? MS वर्ड अपन ने पढ़ा था, वो MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थे। तो MS ऑफिस में ही MS एक्सेल होता है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ये क्वेश्चन भी 4th ग्रेड की किसी एक शिफ्ट में तो ये भी पूछेगा कि निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम आपका MS एक्सेल है प्यारे बच्चों। MS एक्सेल शीट का निर्माण करता है। जैसे MS वर्ड एक डॉक्यूमेंट का निर्माण करता था, उसी प्रकार से MS एक्सेल किसका निर्माण करता है? एक शीट का निर्माण करता है। और शीटों का जो संग्रह होता है उसे वर्क बुक कहते हैं। वहाँ क्या कह रहे थे अपन? डॉक्यूमेंट कह रहे थे, यहाँ क्या बोलेंगे? वर्क बुक बोलेंगे। क्वेश्चन आएगा शीटों का संग्रह क्या कहलाता है? वर्क बुक कहलाता है। बाय डिफ़ॉल्ट वर्क बुक का नाम बुक 1 पेस्ट होता है। जहाँ डॉक्यूमेंट पेस्ट हो रहा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका बुक 1 हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। यदि आप किसी फाइल को नाम नहीं दोगे तो उसका नाम बुक 1 होगा। क्लियर है? एक्सेल की फाइल को वर्क बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? जो फाइल बनती है उसको वर्क बुक कहते हैं। प्रत्येक शीट रो और कॉलम में विभक्त होती है। यानी जो शीट होती है वो रो और कॉलम में विभक्त होती है, अर्थात रो और कॉलम का संग्रह करने से किसका निर्माण होता है? शीट का निर्माण होता है। यानी मैं बता सकता हूँ इस प्रकार से, ये खड़ी लाइनें होती हैं इनको कॉलम कहते हैं, और ये जो आडी लाइनें होती है, तिरछी लाइनें होती है, इनको रो कहते हैं। तो ये जो टोटल निर्माण हुआ है, ये एक क्या है? आपकी एक सीट है। ये क्या है? एक सीट। ऐसी खूब सारी सीटें मिलाने से, ऐसी सीटें मिलाने से किसका निर्माण होता है? वर्क बुक का निर्माण होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो सीट होती है वो आगे बात करेंगे, 3 होती है वैसे। देखो अब ये क्या था, इसको मैं बोलूँगा ABCDEF डॉट ऐसे, ये कॉलम है, और 1 2 3 4 5 6 ये रो है। यानी रो का नाम मैं दूंगा 1 2 3 4 से काउंटिंग से, और जो ABCD है ये कॉलम का नाम दूंगा। यानी ये आपके कॉलम और ये आपकी रो मिलकर सीट का निर्माण करती है, और सीटें मिलकर किसका निर्माण करती है? वर्क बुक का निर्माण करती है। ये विशेष ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चारों क्वेश्चन है कि MS एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा है? MS एक्सेल। क्वेश्चन पूछेगा MS जो एक्सेल होती है उसमें सीटों का जो संग्रह होता है वो क्या होता है? वर्क बुक होता है। और एक सीट आपकी कॉलम और रो में विभक्त होती है। जो प्रथम रो होती है उसका नाम 1 है, जो मैंने 1 नाम दिया है, ये पहली रो है। अंतिम रो है वो है 10,48,576। 10,48,576 अंतिम रो है।
पहला कॉलम कौन सा है, ABCD से शुरू हो रहा है तो पहला कॉलम आता है उसका नाम है A, और अंतिम कॉलम है उसका नाम है XFD। क्या नाम है, XFD के नाम से, XFD। क्योंकि आप ऐसे चलोगे ABCD, लास्ट में Z आ गया, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वापस A से शुरू करना पड़ेगा, AA, AB, फिर AC, AD, ऐसे ऐसे करते करते Z आ जाएगा। फिर उसके बाद में B तो आ ही गया था ना, AB, फिर B स्टार्ट हो जाएगा, BA, BB, ऐसे करते करते XFD लास्ट क्या हो जाएगा, आपका कॉलम हो जाएगा। क्लियर है। इसका मतलब जब आपका एक जो क्या था, कॉलम था और एक रो थी, इससे जिसका निर्माण हो रहा है, ये एक डिब्बे का निर्माण, इस डिब्बे को बोलते हैं सेल। इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। इस सेल का एड्रेस होता है, यानी इसको किसके नाम से जाना जाएगा, तो ये जो सेल होता है ना, ये पहली जो सेल है, इस सेल का एड्रेस होता है A1। क्या होता है, A1। क्यों होता है A1, क्योंकि ये पहले कॉलम और पहली रो से बन रहा है। दूसरी का क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे B1, तीसरी का C1, चौथी का D1, फिर E1, F1, ऐसे चलता रहेगा। यानी पहले कॉलम का नाम लिखा जाता है सेल एड्रेस में और बाद में रो का नाम लिखा जाता है। पहले सेल एड्रेस जब भी लिखना है तो कॉलम पहले आएगा, रो बाद में आएगी। क्लियर है। इसलिए प्रथम सेल का एड्रेस क्या हो गया, A1। तो अंतिम सेल का क्या हो जाएगा, तो अंतिम सेल क्या थी, तो अंतिम कॉलम कौन सा था, XFD। तो क्या हो जाएगा, XFD। और अंतिम रो कौन सी थी, 10,48,576। तो पहली जो रो है उसका एड्रेस क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, और अंत वाली का क्या हो जाएगा, XFD 10,48,576 हो जाएगा, 10,48,576। ये पेज ना, पहला पेज बहुत शानदार का है, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में 2003 तक, किस तक, 2003 तक, यानी जो MS एक्सेल 2003 वर्जन था, वहां तक रो की संख्या थी वो थी 65,563। कितनी थी, 65,536। और कॉलम थे 256। कॉलम कितने थे, 256। जो 2007 और उसके बाद के वर्जनों में रो की संख्या हो गई 10,48,576 और कॉलम हो गए 16,384। जो 256 थे वो तो कितने हो गए, 16,384, और जो 65,536 थे वो हो गए 10,48,576। अच्छे से याद करना, ये भी पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। एक्सेल में बाय डिफॉल्ट सीट की संख्या 3 होती है। ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बाय डिफॉल्ट का मतलब अपन नहीं बनाएंगे तो भी 3 सीट तो अपने आप ओपन मिलेगी। तो बाय डिफॉल्ट सीट की संख्या कितनी होती है, 3। सेल एड्रेस, सेल का जो एड्रेस होगा वो आपको नेम बॉक्स में दिखाई देगा। किस में दिखाई देगा, नेम बॉक्स में दिखाई देगा। यानी जैसे आपका ये एड्रेस है, ये सेल सीट बना दी मैंने, ऐसे मान लो। इसके बाद में यहाँ होता है नेम बॉक्स और यहाँ होता है फॉर्मूला बार। यदि आपका कर्सर इसमें है, इस वाले सीट में, तो यहाँ पर यदि सिलेक्ट है तो यहाँ नेम बॉक्स में यहाँ दिखाई देगा। जैसे ये B वाली है और B3 है तो यहाँ दिखाई देगा B3। यानी आप कौन सी सेल के अंदर कार्य कर रहे हो, तो वो कहेगा B3 सेल के अंदर हो। और यहाँ यदि आपने कोई फॉर्मूला लगा रखा है तो वो फॉर्मूला इस फॉर्मूला बार में दिखाई देगा। तो आपको सीधा पूछेगा कि सेल एड्रेस है वो कहाँ दिखाई देगा, तो वो नेम बॉक्स में, और फॉर्मूला कहाँ दिखाई देगा, फॉर्मूला बार। एक्सेल का फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। सेल का एड्रेस आपको नेम बॉक्स में दिखाई देता है और फॉर्मूला बार में दिखा। नोट, सेल में टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है और नंबर हमेशा राइट साइड में लिखा जाता है। और एक सेल में अधिकतम आप 32,767 कैरेक्टर लिख सकते हो। अधिकतम कैरेक्टर कितने लिख सकते हो, 32,767। ये तीनों क्या रामायण है ये बता देता हूँ मैं, एक नया पेज ऐड करता हूँ। जैसे यह आपकी क्या है, कॉलम्स है और ये आपकी रो है। अब एक सेल है ना, यदि आप इसमें राम लिख रहे हो तो राम बाय डिफ़ॉल्ट इस साइड में आएगा। ये कौन सी साइड हो गई, लेफ्ट साइड में होगा। लेकिन आपने नंबर 2 टाइप किया तो वो 2 यहाँ जाएगा, राइट साइड। हालांकि आप सेंटर में, लेफ्ट में, टॉप वर्जन ये कर सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट नंबर हमेशा कौन सी दिशा में टच रहेंगे, तो ये राइट दिशा में रहेंगे। और जो आपका कैरेक्टर शब्द लिख रहे हो वो कहाँ, लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। फिर आप यहाँ जो कैरेक्टर लिख रहे हो ना, वो 32,700 कैरेक्टर लिख सकते हो। जैसे 1 2 3 4 5 7
ए राम बी सी, ये टोटल एक सेल के अंदर आप कितने लिख सकते हो? 32,767 लिख सकते हो। ये वाली कहानी क्लियर है, समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम लोटस चलता था पहले, एक्सेल नहीं था पहले, क्या था? सीटों का प्रोग्राम लोटस में किया जाता था, उस लोटस का नाम था .123, लेकिन 2003 यानी MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम है .XLS और 2007 में हो गया .XLSX। जैसे MS वर्ड में अपन ने क्या पढ़ा था 2003 तक .DOC पढ़ा था और .DOCX पढ़ा था, वैसे यहाँ क्या हो जाएगा .XLS.XLSX, यानी बाय डिफ़ॉल्ट ये फ़ॉन्ट आगे लग जाती है। MS एक्सेल में सबसे पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम विजिकल 1979 में आया था, 1979 के अंदर विजिकल आया था। MS एक्सेल के कौन कौन से वर्जन है? पहले लोटस 1, 2, 3 था, उसके बाद में एक्सेल 2, 3, 4, 5 आए, उसके बाद में एक्सेल 95 आ गया, एक्सेल 97 आ गया, एक्सेल 2000 आ गया, एक्सेल 2002, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 एक्सेल आ चुके हैं। यानी ये MS एक्सेल के वर्जन है, यानी धीरे धीरे थोड़ा इनमें अपडेटेशन देता है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो 2003 और 7 के आते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें याद करने के लिए मैं यही कहूँगा 2003 और एक्सटेंशन नेम याद कर लेना, और एक ये याद कर लेना कि इसके वर्जन 2003 और 7 थे। उसके बाद में है जैसे MS वर्ड में टैब में आई थी, वैसे यहाँ क्या कौन आएगी? होम टैब आएगी। वही टाइटल बार है, स्टेटस बार है, वो सेम MS वर्ड वाले काम करेंगे, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऊपरी वाला टाइटल बार होता है, स्टेटस बार नीचे नीचे होता है, तो वो तो सेम है। वो टैब खुली थी ना, उसमें होम टैब में एक फ़ॉन्ट आती है, वहाँ पर भी होम टैब में फ़ॉन्ट थी, मिनिमम 1 होती है, मैक्सिमम 409 होती है। जैसे उसकी फ़ॉन्ट की साइज़ मैक्सिमम कितनी आई थी? 1638 आई थी। इसमें फ़ॉन्ट की साइज़ मैक्सिमम 409 आती है, मिनिमम 1 होती है, बाय डिफ़ॉल्ट 11 होती है, और डायलॉग बॉक्स में वो 8 से बेहतर होती है। वर्ड में भी बाय डिफ़ॉल्ट 11 ही थी, लेकिन यहाँ मिनिमम 1 थी, यहाँ 1638 थी। ये ध्यान रखना, एक्सेल में 409 हो जाती है। कितनी हो जाती है एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट की साइज़? 409। अलाइनमेंट होते हैं ना, वो अलाइनमेंट वहाँ 4 थे, यहाँ 6 अलाइनमेंट होते हैं। वर्टिकली टॉप हो जाता है, हॉरिजेंटली हो जाता है, तो 3 हो जाएंगे, वर्टिकली के 3 और हॉरिजेंटली के 3, टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 3 और 3 अलाइनमेंट 6 होते हैं। इस MS एक्सेल में अलाइनमेंट कितने? 6 होते हैं, वर्ड में अलाइनमेंट 4 ही होते हैं। फिर आता है फॉर्मूला टैब। फॉर्मूला टैब में फॉर्मूला मिलेंगे, यानी आपको गणितीय फॉर्मूले कौन कौन से, ये पटवार की सेकंड शिफ्ट में पूछा था इसमें से क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा फॉर्मूला गणितीय नहीं है। वहाँ एक ऑप्शन में टुडे लिखा हुआ था, तो टुडे गणितीय फॉर्मूला नहीं है, यानी जो मैथमेटिक फॉर्मूले होते हैं वही गणितीय फॉर्मूले होते हैं, यानी जो काम मैथमेटिक्स वाले रूल से चलते हैं वो मैथमेटिक फॉर्मूले। जैसे देखो, फॉर्मूला हमेशा अप्लाई करने के लिए आपको इक्वल का साइन लगाना है। कौन सा साइन लगाना है? इक्वल का। फिर आपको जो फॉर्मूला जैसा बना हुआ है वो टाइप करना है। फिर यदि कोई सेल एड्रेस डालना है तो पहले ये क्या करोगे? ओपन करोगे, उसके बाद में सेल का एड्रेस डालोगे A1, फिर ये वाला आपको कोमा लगाना है, और उसके बाद में जैसे B1 है कि B5 कुछ भी लगा दो, और फिर एक करके एंटर दोगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो फॉर्मूला हमेशा किस निशान से शुरू होता है? इक्वल के साइन से शुरू होता है, ये ध्यान रखना। एक बार एग्जाम में ये भी पूछा था कि फॉर्मूला किस साइन के साथ में शुरू होता है? इक्वल टू के साथ। तो गणितीय फॉर्मूला में पहला फॉर्मूला है, मैंने लिख रखा है इक्वल टू ABS। ABS का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी माइनस की जो साइन मैंने माइनस के 15 दिए और मैंने जैसे एंटर प्रेस किया तो वैल्यू किस में चेंज हो गई? प्लस में चेंज हो गई। मैंने ऐसे ही ABS का फॉर्मूला इक्वल के साथ टाइप करके माइनस के 13.24 दिए तो माइनस का साइन कैंसिल और उत्तर कितने आ गए? 13.24। ये दिमाग नहीं लगाना, आपको ये ध्यान रखना ABS एक गणितीय फॉर्मूला है। फिर है इवन। इवन गणित में चलता है इवन और ओड, तो इक्वल टू करके इवन टाइप किया आपने और यहाँ टाइप किया 7, और जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया तो 7 किस में कन्वर्ट हो गया? 8 में। यानी इवन नंबर चाहिए थे तो ये बाद वाला इवन नंबर देता है कि 7 ओड है, तो इवन कितना बता दिया? 8। और इवन आपने 8 दिया तो 8 पहले से इवन है तो इवन हो गया। आपने इक्वल टू में ओड दिया 80 तो आगे वाला 81 बता दिया, और 81 दिया तो 81 आंसर आ गया। फिर है इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है प्रॉपर वैल्यू।
जैसे आपने फॉर्मूला लगाया INT, इंटीजर का फॉर्मूला होता है INT, क्या होता है INT, और 13.46 लिख दिया आपने, और जैसे ही एंटर दिया इक्वल टू साइन लगाना है, एंटर देते ये पॉइंट वाली वैल्यू उठ जाएगी, आंसर कितना आ गया 13। और आपने INT का फॉर्मूला 13.70 के द्वारा दिया, यानी इंटीजर, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, पूर्णांक संख्या में बदल जाता है, 13.7 आ गया। 13.5 या 5 से ऊपर जाते ही ये आगे वाली वैल्यू देगा। 13.70 को कितना बता देगा आपको, 14 बता देगा। यानी जैसे गणित में अपन काम करते हैं वैसा काम ही करेगा ये। इक्वल टू में काउंट फॉर्मूला, काउंट का मतलब होता है गणना करना। जैसे ही आप काउंट का फॉर्मूला दोगे, जैसे इक्वल लगाया आपने COUNT, काउंट लिखा, यानी ये चालू किया आपने कोष्टक छोटा, फिर आपने रेंज दे दी A1, ये कोमा लगाया, आपने लास्ट में डाल दिया H19 और पैराग्राफ को बंद किया इसको, फिर आपने लगाया एंटर। जैसे ही आप एंटर दोगे ये काउंट करेगा उनको जिसमें केवल गणितीय अंक आपने लिख रखे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं कि यहाँ ये कोई सीट बनी हुई थी, इस सीट में यहाँ 2 3 5 यहाँ लिखा हुआ A, यहाँ B, यहाँ 4, यहाँ 3 2 1। जैसे ही आपने ये फॉर्मूला दिया इक्वल टू, और आपने लिख दिया COUNT, और आपने लिख दिया ये A1 है, और ऐसे मान लो ये A B C 1 2 3, तो इसका क्या हो जाएगा A1, तो आपने लिखा यहाँ A1, फिर कोमा, ये क्या हो जाएगी C3, तो C3, और फिर आपने लगाया जैसे एंटर, तो ये क्या काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 और 7 दे देगा। ये उन संख्याओं को काउंट कर देगा जिसमें आपने अंक भर रखे थे, जिसमें अंक भर रखे थे उनको काउंट नहीं करेगा जिसमें अंक नहीं थे, ठीक है। लेकिन केवल गणितीय अंकों को सेल की गणना करता है। लेकिन जैसे आपने काउंटा दे दिया, आपने क्या दिया COUNT, यहां तक तो काउंट था, ए लगा के आपने वही रेंज डाली और इक्वल टू का साइन शुरू में लगाना है, तो वे उन रिक्त सेल की गणना कर देगा, यानी उन सब को काउंट कर देगा जिसमें ये डाटा भरा हुआ था। यानी ऐसे मान लो यहाँ कोई भी डाटा नहीं भरा हुआ तो इसको काउंट नहीं करेगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको आंसर दे देता। क्लियर है। यानी काउंटा होता है रिक्त सेल को काउंट करने का, और जो काउंट होता है वो केवल गणितीय को काउंट करने का फॉर्मूला होता है। थोड़ा सा बता दिया। इक्वल टू सम, सम का मतलब होता है जोड़ना, SUM होता है सेल की वैल्यू को जोड़ने के लिए, जिन जिन सेल की वैल्यू आपको जोड़नी है उसके लिए सम। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नाम का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, प्रोडक्ट होता है PRODUCT, फिर इक्वल टू गुणा करने का होता है। इक्वल टू MOD, फिर ये शुरू, ये शेष ज्ञात करने का। जैसे आपको 40 के अंदर भाग लगाना था 7 का, तो शेष फल आएगा ना, उसके लिए फॉर्मूला लगाना है मोड, यानी 7 पंजे 35, तो पूरा पूरा चला गया और 5 रह गए शेषफल, तो ये शेषफल दिखा देगा। जैसे मोड, फिर ऐसे देनी पड़ेगी आपको 10, फिर कोमा लगा के 3, यानी 10 में 3 का भाग लगाना है, तो 3 3 9, तो पूरा पूरा चला गया, आंसर कितना आ गया 1 आ गया। इक्वल टू SQRT, SQRT का मतलब होता है स्क्वायर रूट निकालना है, तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। PWOR, पावर लगाने के लिए घात निकालना। ये कैसे काम करता है पावर वाला, मैं समझा देता हूँ। जैसे मैंने काम में लिया इक्वल टू POWER, पावर, यहाँ लिखा मैंने 10 और यहाँ लगा दिया 3, और एक मैंने इक्वल टू फॉर्मूला लगाया POWER पावर, और यहाँ लिखा 2 की पावर 8। इसका मतलब है 10 की पावर 3 निकाल के देगा आपको कितना 1000, और इसका मतलब है पहले की इतनी पावर निकाल के देगा 2 की पावर 8 का मान आपको निकाल के ये फॉर्मूला दे देगा। ये पावर का फॉर्मूला है। क्लियर है, चीज समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद में पावर का हो गया, ये 2 की पावर 5 बताया हुआ है मेरा, 2 की पावर 5 32 आंसर निकाल दिया। उसके बाद में फैक्टोरियल निकालने का फॉर्मूला FACT होता है इक्वल टू FACT फैक्टोरियल, और किस संख्या का निकालना है, जैसे 3 का निकालना है, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है वो 1 से लेकर उस संख्या तक का गुणा, तो 3 लिखा तो 1 गुणा 2 गुणा 3 का मान दे देगा 6, और आपने फैक्टोरियल लिख दिया ऐसे मान लो 5, तो कितना आ जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी उल्टा गुणा चलते हुए फैक्टोरियल निकाल सकते हो। अब एक किसी परीक्षा में मैंने देखा था, वैसे वो देख रखा था कि फैक्टोरियल निकाल के उसने यहाँ लिख दिया 8 - 7। इसका मतलब पहले आपको 8 में से 7 घटाना था, कितना आया 1। इसकी फैक्टोरियल वैल्यू पूछा था, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। राउंड इक्वल टू का फॉर्मूला है ROUND, राउंड।
राउंड के लिए आसपास की संख्या ज्ञात करना, यानी उसके आसपास। जैसे राउंड लगा के मैंने दिया 110.43, यहाँ लिख दिया मैंने 1 कि मुझे पॉइंट के बाद में 1 की वैल्यू चाहिए, तो इसने क्या बना दिया, एक वैल्यू 43 को लिखा दिया इसने 40। लेकिन यहाँ ऐसे लिखता आगे 7 होता तो ये राउंड करके मुझे दे देता 110.5 लगा देता। यानी आपको कितनी वैल्यू चाहिए उसके राउंड लगा सकते हो। फिर है इक्वल टू मैक्सिमम, बड़ी वैल्यू ज्ञात करने के लिए, यानी दी गई सेल रेंज में आपको जितनी, मैक्सिमम पूरा नहीं लिखना, मैक्स लिखना है, मिनिमम पूरा नहीं लिखना, मिन लिखना है, यानी सबसे छोटी वैल्यू ज्ञात करने के लिए मिन फॉर्मूला है। एवरेज पूरा लिखना पड़ेगा, एवीजी नाम का कोई फॉर्मूला नहीं है, एवरेज पूरा होता है इक्वल टू AVRAG, एवरेज औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला है। फिर है टेक्स्ट फॉर्मूला। इतनी देर पढ़े ये सारे गणितीय फॉर्मूले थे, पटवार में यही क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सा गणितीय फॉर्मूला नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए जो गणित में काम आता है वो गणितीय है। फिर है टेक्स्ट फॉर्मूला, टेक्स्ट बताने वाले, जैसे इक्वल टू LEN फिर लेंथ, ये टेक्स्ट के करेक्टर ज्ञात करता है। लेन फॉर्मूला, लेन का मतलब लेंथ, आपने जैसे फॉर्मूला डाला इक्वल टू LEN लेंथ और फिर आपने डाल दिया RAMESH, फिर दे दिया आपने एक स्पेस, फिर लिख दिया कुमार। क्लियर है। और फिर आपने जैसे एंटर दिया ये काउंट करेगा कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आपको बता देगा आपने कितने लिखे 11। ये ध्यान रखना, आपने यदि एक बार स्पेस दबाया है, एक बार स्पेस बटन को दबा दिया तो उसको भी एक कैरेक्टर काउंट करता है, यदि 2 स्पेस दे दिया आपने तो 2 वर्ड काउंट करता ही है। फिर है राइट, सॉरी ये क्या लिखा है, रिपीट इक्वल टू रिपीट, REPT रिपीट फॉर्मूला है, यानी टेक्स्ट को रिपीट करने के लिए। जैसे आपको कोई टेक्स्ट रिपीट करना था, जैसे इक्वल टू आपने लिखा REPT रिपीट और आपने लिखा राम और फिर आपने यहाँ कोमा लगा के लिख दिया 5 और जैसे एंटर दोगे ये राम शब्द 5 बार टाइप हो जाएगा, यानी किसी को रिपीट करने के लिए। इक्वल टू राइट, RIGHT ये राइट फॉर्मूला है, ये राइट साइड के अक्षर लिखने का काम आता है। राइट साइड के, जैसे आपने फॉर्मूला लगाया राइट, फिर आपने लिखा हरिराम, फिर डॉट कोमा 3 और इस 3 का मतलब ये 3 लेगा राइट साइड के, राइट साइड का 1 2 3 तो राम लिख के दे देगा। आपने राइट के साथ में 5 लिखते तो ये लास्ट के 5 उठाता, 1 2 3 4 और 5 को उठा के आपको दे देता। ऐसे ही फॉर्मूला काम करता है लेफ्ट, यानी लेफ्ट के जैसे आपने लिख दिया यहाँ लेफ्ट, फिर आपने ये फॉर्मूला में लिखा, ऐसे मान लो मेरा नाम लिख दिया BL सर, फिर आपने यहाँ कोमा लगा के दिया मुझे 2 वर्ड चाहिए तो ये लेफ्ट के 2 वर्ड दे देगा BL, क्या दे देगा आपको, BL दे देगा। क्लियर है। मिड, ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है, इक्वल टू मिड, मिड का मतलब होता है बीच का, जैसे आपने लिखा MIND माइंड, फिर कोमा लगा के आपने लिखा 3,1, इसका मतलब है कि आपको मिड यानी बीच के, मिड का मतलब क्या होगा, बीच के देगा, यानी बीच के कितने देगा, तीसरे वर्ड से शुरू करवाना है तो MIN ये तीसरा है, ये N, अब कितने लेने हैं, जैसे यहाँ एक ही लिखा तो N वर्ड दे दिया। लेकिन ये फॉर्मूला जैसे मैं अप्लाई करूँ इक्वल टू आपको लिख दिया मिड MID मिड, फिर यहाँ लिख दिया मैंने BLA सर, फिर यहाँ स्पेस है, ध्यान रखना एक स्पेस, एजुकेशन EDUCATION एजुकेशन, फिर मैंने यहाँ लिख दिया सॉरी, फिर मैंने लिख दिया 7, फिर यहाँ लिख दिया मैंने 6। जैसे मैं एंटर दूंगा तो ये मिड के वर्ड उठाएगा, लेकिन कौन सा वर्ड उठाएगा, 7वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां 7वां, पहले तो एक खालिस्तान लगा उठा लेगा, फिर 6 उठाएगा, एजुकेशन EDUCAT, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, यहीं तक हो गए तो T नहीं आएगा, यानी यहाँ से T नहीं आएगा। ये लो, ये मिड फॉर्मूला काम ऐसे करता है, बीच के वैल्यू कौन से अक्षर से शुरू लेना है वो कितने लेना है। क्लियर। उसके बाद में आपको कॉनकेट, कॉनकेट फॉर्मूला काम करता है जोड़ने का काम, यानी शब्दों को जोड़ने का, अपर केस अपर बदलने का, लोअर केस लोअर में बदलने का, प्रोपर केस प्रोपर में बदलने का। ये ज़्यादा काम के नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं समझा रहा हूँ साइड में। फिर एक कंडीशनल फॉर्मूले, कंडीशनल अप्लाई करते हैं, जैसे ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, ऐसा हो तो इसमें एक फॉर्मूला है एंड का, इक्वल टू में एंड फॉर्मूला लगाया, सभी कंडीशनल ट्रू होने पर ही ट्रू देगा, यानी आपने जितनी कंडीशन लगाई है वो सारी की सारी सही है तो ट्रू देगा, यदि उसमें से एक भी कंडीशन आपकी गलत रह जाती है मेरे बच्चों तो ये फॉल्स दे देगा। फॉर एग्जांपल फॉर्मूला लगाया इक्वल टू A एंड D एंड, फिर मैंने लिखा 10
ग्रेटर देन 5, फिर मैंने 1 लिखा, 11 ग्रेटर देन 12, और मैंने जैसे ही एंटर दिया तो ये मुझे कहेगा आप फॉल्स हो, यानी 5 से बड़ा 10 है बच्चों, लेकिन 11 12 से छोटा है। एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये अपने को फॉल्स देगा, यदि सारी कंडीशन ट्रू होती तो ट्रू देता। और क्या कहता है, इक्वल टू और फॉर्मूला कहता है एक भी कंडीशन ट्रू होने पर ये ट्रू दे देता है। जैसे इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो ये अपने को ट्रू दे देगा। नोट कहता है इक्वल टू NOT, इक्वल टू NOT, ये फॉर्मूला ट्रू होने पर फॉल्स देता है, उल्टा काम करता है। यदि कोई फॉर्मूला आपका ट्रू है तो फॉल्स बताएगा, बात यदि आपकी फॉल्स है तो ये ट्रू बताएगा। इक्वल टू इफ, ये कंडीशनल फॉर्मूला होता है। इफ यानी ऐसा होने पर ऐसा होना चाहिए, ठीक है। फिर डेट और टाइम फॉर्मूला है, एक तो टुडे होता है आज की डेट दर्शाने का, और इक्वल टू नाउ होता है आज की डेट और टाइम दोनों के लिए। टुडे का मतलब आज का मतलब दिनांक, और नाउ का मतलब अब का मतलब आज की तारीख और आज का टाइम। ये होते हैं डेट और टाइम फॉर्मूले। ये था उसमें पटवार की सेकंड शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन था जिसमें एक टुडे देख रखा था। ये गणितीय फॉर्मूला नहीं है, ये क्या है, एक डेट और टाइम फॉर्मूला है। फिर लास्ट टाइप है जूम, यानी जूम कितना कर सकते हैं, मिनिमम 10%, मैक्सिमम 400%, बाय डिफॉल्ट 100। वर्ड में ये 500 था, वर्ड में कितना परसेंट था, मैक्सिमम 500 था। MS एक्सेल में कितना होता है, 400 होता है। चीज़ें समझ में आ रही होगी, थोड़ी सी स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि चीज़ें समझानी है। क्लियर है। ये था आपका MS एक्सेल। थोड़ा सा पास्ट में MS पावर पॉइंट को भी देख लेता हूँ मैं, जो काम किए वो ही बता रहा हूँ। देखो MS पावर पॉइंट का काम क्या करता है। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करने का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पहली बात तो इससे प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, कुल मिला के आपको एल्बम बनाना है ना, तो वो पावर पॉइंट में बनेगा। क्लियर है। यानी ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, प्रेजेंटेशन तैयार करनी है तो किसका काम में लोगे, पावर पॉइंट का। क्लियर है। प्रेजेंटेशन में हमेशा स्लाइड का निर्माण होता है। एक ये बात आपको याद रखनी है, यदि स्लाइड का निर्माण हो रहा है तो किसका हो रहा है, प्रेजेंटेशन। जैसे ये मैं PPT काम में लेता हूँ या पढ़ाने के लिए, ये भी एक प्रकार की PPT होती है, पावर पॉइंट में तैयार होती है। यह है प्रेजेंटेशन, किसी भी कंपनी में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोजेक्टर द्वारा शो किया जाता है। प्रोजेक्टर में आपको इसका एक्सटेंशन नाम याद रखना है, .ppt या .pptx, PPTX ध्यान रखना बस। उसका आता है .doc, उसके बाद में .xls और उसके बाद में .ppt। MS पावर पॉइंट में फ़ॉन्ट की साइज होती है, मिनिमम कितनी होती है, 1 होती है, और मैक्सिमम कितनी हो जाती है, 4000 तक हो जाती है। कितनी हो जाती है, 4000। और डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज 8 से, और मैक्सिमम जो डायलॉग बॉक्स होता है ना उसमें 8 से 72 चल रही थी इतनी देर, और इसमें होती है 8 से 96। कितनी होती है, 8 से 96। ध्यान रखना, 8 से कितनी होती है, 96 होती है। और बाय डिफ़ॉल्ट उनमें 11 हो रही थी, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 32 होती है। बस उनसे कंपेयर करवा रहा हूँ। पावर पॉइंट की मिनिमम साइज, जूम साइज 10% होती है और मैक्सिमम 400 होती है। क्लियर है। बाय MS पावर पॉइंट में आउटलाइन फॉर्मेट में स्लाइड और आउटलाइन को दर्शाया जाता है, यानी आउटलाइन को दर्शाने के लिए स्लाइड काम में लेते हैं। MS पावर पॉइंट में मुख्यतः ओरिएंटेशन 2 होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट लैंडस्केप होता है। उन दोनों में पोर्ट्रेट आ रहा था, इसमें कौन सा आएगा, लैंडस्केप आएगा। इस तरह से आएगी ये, देखो ये मेरी जो PPT भी बनती है ऐसे बनती है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, लैंडस्केप होता है। क्लियर है। इसके बाद में व्यू होते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है MS पावर पॉइंट में ज़्यादा। फिर ये मैं डाल दूंगा, आपको नोट्सों में मिल जाएंगे। ये काम की चीज़ें हैं नहीं, ज़्यादा बताने की मुझे यहाँ आवश्यकता मुझे नहीं लगती। यहाँ से आपको बस ये शॉर्ट की देख लेना, Ctrl+N, Ctrl+N, ये क्या करती है, न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए क्या करती है, न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है तो आपको कौन सी काम मिलेगी, Ctrl+N। और Ctrl+M यानी कंट्रोल के साथ में M काम में लेनी है, न्यू स्लाइड इंसर्ट करवानी है, न्यू स्लाइड इंसर्ट करवानी है। ध्यान रखना, न्यू स्लाइड क्या करनी है, इंसर्ट। ये लो जी, न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+M है, और न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए, प्रेजेंटेशन ही नया बनाना है तो Ctrl+N। लेकिन इसी में आपको स्लाइड दूसरी जोड़नी है। जैसे मुझे ये आगे वाली स्लाइड लेनी थी तो मुझे कौन सा कंट्रोल काम में लेना था, Ctrl+M। इंपॉर्टेंट है, ये 4th ग्रेड में पूछा जाएगा, ध्यान रखना। Ctrl+M होता है न्यू स्लाइड इंसर्ट करवाने की, स्लाइड इंसर्ट, और नया प्रेजेंटेशन बनाने की तो Ctrl+N है। ध्यान रखना। F5 काम करती है स्लाइड को शॉर्ट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। F5 स्लाइड को स्टार्ट करने के लिए शॉर्टकट की है। बस इतना ही काम मिल लो। ECS बंद करने का काम होता है।
फिर इंसर्ट, ये पहले से पढ़ा रखा है मैंने, www वेबसाइट URL ध्यान रखना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, HTTP, ये सारी पढ़ा रखी है, वापस पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, वेब पेज वगैरह। एक बस ईमेल में 2 चीज़ पढ़ के चला जाना आप तो, कि ईमेल में एक तो फ्रॉम होता है, फ्रॉम में स्वयं का एड्रेस होता है, टू होता है, ये होता है भेजने वाले का एड्रेस, प्राप्त करता है जिसको प्राप्त हो रही है उसके लिए टू, फिर सब्जेक्ट लगाना पड़ता है। फिर आपको 2 ही चीज़ याद रखनी है, एक तो इसमें CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी, और एक होती है BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बस ये चीज़ यदि आपने ईमेल में पढ़ ली तो कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल का एड्रेस होता है ना, वो लास्ट में @.com लगाना पड़ता है, जैसे 1 2 3 @gmail.com, या कॉमर्शियल है तो कॉम लगा दो, इन लगा दो, कुछ भी लगा दो, वो तो उसके व्यवसाय को रिप्रेजेंट करती है। आप तो इंपॉर्टेंट BCC का फॉर्मूला और CC, इन दोनों की फुल फॉर्म याद कर लेना, ब्लाइंड कार्बन कॉपी और CC कार्बन कॉपी, बस इतनी भी याद कर लोगे ना, ईमेल में आपका क्वेश्चन 1-2 शिफ्ट में पूछेगा वो, तो यही पूछने वाला है। क्लियर है? BCC और CC पढ़ लेना, और कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? हाँ जी, बस ये अपना कंप्यूटर का लास्ट पार्ट था। पावर पॉइंट में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, वो जो मैंने पहले स्लाइड में बताई वो Ctrl+M और Ctrl+N पढ़ के चले जाना, आपका काम पावर पॉइंट में हो जाएगा। इसलिए मैंने पावर पॉइंट को ज़्यादा वरीयता नहीं दी है। आपने भी देखा होगा पटवार वीडियो में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा MS वर्ड और एक्सेल से आते हैं, जो मैंने आपको अच्छे से समझाया वर्ड A क्लास में, और एक्सेल के आज सारे फॉर्मूले ओपन करके भी मैंने समझाए कि कौन सा फॉर्मूला कैसा काम करता है। फिर भी आपको कोई समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई होना है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, चतुर्थ श्रेणी भर्ती की प्री परीक्षा, यानी परीक्षा से पहले परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है, जो पूर्णतः अधीनस्थ बोर्ड जयपुर के पाठ्यक्रम और पेपर के पैटर्न पर रहने वाला है, जिससे आपको हूबहू ऐसे लगेगा कि आप एग्जाम में बैठ के एग्जाम दे रहे हो। जैसा एग्जाम का पेपर बनता है सेम उसी टाइप का पेपर, मिक्स वाला पेपर, ध्यान रखना किसी भी कोचिंग का मिक्स पेपर नहीं बनता है, आपको मिक्स वाला तैयार करवा के जाना है, तो मिक्स पेपर यहाँ देखने को मिलेगा। ये परीक्षा हमारी 5 सितंबर 2025 को आयोजन करवाई जाएगी, सायं 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, और आज पर्टिकुलर वो टाइम टेबल भी आ गया है, उसमें भी आपका जो सेकंड शिफ्ट होने वाली है वो 3 से 5 ही होने वाली है, तो इसी टाइम पे अपना टाइम पेपर रहने वाला है। क्लियर है? इसकी फी मात्र 99 है। आप लोग आज ही जाके इन नंबरों पे संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करवा लो, 82 39 36 85 92, इन नंबरों पे आज ही रजिस्ट्रेशन कर लो, ताकि आप एग्ज़ाम देके एग्ज़ाम का जो भी प्रेशर होता है इसको हैंडल करके जा सकते हो। सेम पैटर्न पे पेपर मिलने वाला है, तो ज़्यादा देर करने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी से इसे ज्वाइन कर लो। ये था आपका कंप्यूटर का जो यात्रा थी, आप लोगों की परेशानी बनी हुई थी, इसको आज अपन ने कंप्लीट कर लिया है मात्र और मात्र 5 वीडियोज में। 5 वीडियो में कन्फर्म आपके हर शिफ्ट के 5 क्वेश्चन आएंगे। इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता आप लोगों को है ही नहीं, बिल्कुल नहीं करना है कंप्यूटर के 5 क्वेश्चनों के लिए अब टाइम वेस्ट। ये 5 क्वेश्चन आपको इन वीडियोज से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जाने से पहले आपका कर्तव्य बनता है एक बार इस सेशन को जरूर शेयर करके जाना। आगे की जो क्लास अपने होने वाली रहेगी वो चलेगी अपनी साइंस को लेकर, 2 या 3 क्लास में आपकी साइंस भी कंप्लीट। ठीक है, धन्यवाद।